बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है वो है कि पुलिस चालान क्या होता है। क्रिमिनल केसेस में पुलिस चालान जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है और ये किस तरह बनाया जाता है और इसको किस तरह अदालत में पेश किया जाता है और किस कंडीशन में पेश किया जाता है, क्या इस पर अदालत फोकस करती है। इन तमाम टॉपिक्स को आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि चालान बेसिकली होता क्या है, चालान का फॉर्मेट कैसा होता है। चालान के फॉर्मेट को पहले हम डिस्कस करेंगे। आमतौर पर क्रिमिनल केसेस जो होते हैं जिसकी सबसे पहले अगर कोगनाइजेबल ऑफेंस हुआ है, ऐसा ऑफेंस हुआ है जिसमें लड़ाई झगड़ा हो गया है या कोई नुकसान हो गया है और वो कैटेगरी कोगनाइजेबल ऑफेंस में आता है, मतलब हाथापाई हुई है, कोई जख्मी हो गया है या कोई भी ऐसा मामला हुआ है जिसकी एफआईआर दर्ज हो सकती है। आसान अल्फाज में हम कहेंगे तो एफआईआर जो है 154 के तहत जो है एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। तो फौजदारी मुकदमे की सबसे पहली बेस जो होती है वो एक एफआईआर होती है। तो क्रिमिनल केस का आगाज हो जाता है जो कि सीआरपीसी के सेक्शन 154 के तहत एफआईआर दर्ज करने के बाद होता है। उसके बाद आईओ जो होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है, वो तफ्तीश का आगाज करता है और वो भी सीआरपीसी के सेक्शन 156 के मुताबिक जो है वो अपनी तफ्तीश का आगाज करता है। उस तफ्तीश में जो है वो जैसे जैसे तफ्तीश चलती रहती है वो अपना चालान जो है वो मुरतब करता रहता है। तो चालान के कुछ ऐसे खाने होते हैं जिसको वो जो सिलसिलावार जो है उसको पूर्ण करता रहता है और जो चीज सामने आती है वो एक पुलिस डायरी और चालान दोनों में ये चीजें लिखता रहता है। अगर चालान को देखा जाए तो चालान के कुछ खाने होते हैं जिनमें सबसे पहला खाना जो होता है एक कॉलम टाइप बना होता है। उसमें पहले खाने में लिखा होता है कि नाम व पता मुस्तगीस, मतलब मुस्तगीस का सबसे पहले नाम पता लिखा जाता है। जिसके साथ वकूआ पेश आया होता है या जिसके साथ वकूआ पेश आया होता है उसको मुस्तगीस कहते हैं। तो मुस्तगीस का नाम और उसका पता और उसकी शनाख्त जो है वो पहले खाने में लिख दी जाती है। और खाना नंबर 2 में जो है मुल्जमान जो चालान नहीं किए गए, मतलब ऐसा कोई बंदा जो इश्तिहारी हो गया है, जिसको इन्वेस्टिगेट किया ही नहीं गया, शामिल तफ्तीश हुआ ही नहीं और वो गायब है, तो ऐसे बंदा जो कि जिससे मिला ही नहीं गया तो वो कैसे शामिल तफ्तीश हो सकता है। और खाना नंबर 2 में उस बंदे के हवाले से लिख दिया जाता है कि ये इश्तिहारी है, या ये लिखा जाता है कि अगर कोई बंदा किसी मामले में इन्वॉल्व नहीं है, मतलब होता है कि वो बंदा वहां पर मौजूद ही नहीं था और उसकी मौजूदगी जो है वो बना दी गई, फर्जी तौर पर एक एफआईआर करवा दी गई, तो ऐसे बंदे को वहां पर बेगुनाह लिखा जाता है। बेसिकली खाना नंबर 2 में गुनाहगार या बेगुनाह, या तीसरे नंबर पर अगर कोई इश्तिहारी हो गया है, जो बंदा इन्वेस्टिगेशन में हाजिर नहीं हुआ या मिला नहीं है, तो ऐसे बंदे के बारे में भी तमाम रिपोर्ट जो होती है वो खाना नंबर 2 में लिख दी जाती है। अब खाना नंबर 3 और 4, खाना नंबर 3 में वो मुल्ज़मान जिनकी जमानत हो गई है और वो पेश हो रहे हैं अदालत में और बाकायदा तौर पर जो है वो प्रोसेस चल रहा है, तो ऐसे बंदों के नाम जो होते हैं वो खाना नंबर 3 में लिखे जाते हैं। और खाना नंबर 4 जो है इसमें मुल्ज़मान जो कि इन्वेस्टिगेट किए गए और उसके बाद वो कैद में चले गए और अदालत में उनका केस जो है वो चल रहा है, और ऐसे बंदे होते हैं जिनकी जमानत नहीं होती और जो जुडिशल होके तो अदालत में इसके जरिए वो जो कैद में अपनी जो सजा है वो काट रहे होते हैं। उसके बाद खाना नंबर 5 में जो है जो माल मुकदमा होता है, मतलब जो एफआईआर में किसी बंदे पर हमले की जो एफआईआर काटी गई है, जी उसने इस फलां वेपन से फलां चीज से कुल्हाड़ी से मुझे वार किया था, तो ऐसे बंदे को क्या किया जाता है, जो चीजें उसने लिखवाई होती है उनकी बरामदगी की जाती है। इन्वेस्टिगेशन में उन चीज की, मतलब कोई बंदूक है वो हाथ लग गई, कोई वेपन उसका हाथ लग गया, कोई चाकू छुरी, जो भी कोई भी हथियार जो कि उस एफआईआर में मेंशन किए गए उसके रिलेट करती हुई कोई चीज अगर मिलती है उस बंदे के पास,
तो वो खाना नंबर 5 में लिख दी जाती है। और खाना नंबर 6 में जो है वो नाम जो होते हैं गवाहान उनके लिखे जाते हैं, मतलब गवाह जो भी होते हैं उनके नाम जो खाना नंबर 6 में लिखे जाते हैं। और खाना नंबर 7 उसमें मुख्तसर तौर पर सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन को एक कह सकते हैं कि छोटे से एक कॉलम में वो एक कहानी को उसका सम अप लिख दिया जाता है। मतलब उसको मुख्तसर तौर पर एक कहानी को लिखा जाता है कि जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसका लुब्बे लबाब क्या था, उसको जो है वो खाना नंबर 7 में लिखा जाता है। तो ये उसके खाने होते हैं जिसमें इन्वेस्टिगेशन करते हुए आईओ जो होता है वो अपने खानों को फिल करता है। उसके बाद जब भी इस चालान को पेश करना होता है तो इसकी कुछ तरतीब होती है। सिर्फ चालान ही नहीं बल्कि इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने होते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनमें सबसे पहले जब भी आप जाते हैं एफआईआर दर्ज करवाने तो खास किस्म की रपट तैयार की जाती है। उस रपट की एक कॉपी जो होती है वो इसके साथ लगा दी जाती है और उसके साथ एफआईआर की कॉपी लगाई जाती है। उसके बाद चालान आ जाता है। तरतीब आप जहन में रखेंगे, इस तरतीब से चालान पेश किया जाता है। पहले जो है वो रपट, उसके बाद एफआईआर और एफआईआर के बाद चालान लगाया जाता है। अगर 161 का कोई बयान रिकॉर्ड किया हो तो वो भी उसकी भी कॉपी एक लगा दी जाती है। उसके बाद जो भी नक्शा वगैरह, अगर कोई क्राइम हुआ है, किसी की डेथ हो गई है या कोई भी ऐसा मामला पेश आया है तो उसका बाकायदा तौर पर एक नक्शा बना दिया जाता है, तो उस नक्शे को वहां उसके साथ लगाया जाता है। या फिर कोई मेडिकल अगर हुआ है तो उस मेडिकल को भी वहां पर लगाया जाता है। इसके अलावा सजा की कोई स्लिप है तो वो भी उसके साथ लगा दी जाती है। तो इस तरह अगर कोई अदर डॉक्यूमेंट है तो वो उसके नीचे लगा दिए जाते हैं। तो ये खास किस्म की फाइल तैयार हो जाती है और फाइल को डायरेक्ट कभी भी जज साहब के पास पेश नहीं किया जाता, बल्कि पहले पुलिस वाला जो होता है, यो जो होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है, वो सबसे पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास जाता है। उसको चेक करवाता है कि जनाब ये मैंने फाइल तैयार की है, आप देख लें इसमें कोई कमी बेशी तो नहीं रह गई या कोई चीज ऐसी हो जो मैंने लिखी नहीं है या कोई ऐसा जो इन्वेस्टिगेशन करते हुए कोई गलती मुझसे हो गई हो। तो आईओ जो होता है वो अपना तमाम काम जो भी फाइल तैयार की होती है वो प्रोसिक्यूटर को देता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करता है, उस तमाम जो फाइल को चेक करता है। अगर उसमें कोई गलती ना हो तो वो फाइल जो होता है वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दी जाती है। जब मजिस्ट्रेट के सामने वो फाइल पेश की जाती है तो उसके बाद मजिस्ट्रेट जो होता है उस फाइल को मुकम्मल तौर पर पढ़ता है कि क्या आईओ ने इसकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन कर ली है और उसने इस केस के हवाले से क्या लिखा है, मुल्जमान के हवाले से क्या लिखा गया है। तो उस चीज को वो स्टडी किया जाता है जो केस में काफी हेल्पफुल साबित होती हैं। तो ये थी एक चालान की जो भी कॉलम थे उसको हमने देखा। अब चालान की कुछ टाइप्स भी होती हैं, मतलब कुछ मुकम्मल चालान जो पेश किए जाते हैं, कुछ चालान जो होते हैं वो नामुकम्मल पेश किए जाते हैं और एक ततीमा चालान भी होता है। तो ये 3 किस्म के चालान जो होते हैं मोस्टली जो है वो देखने में आए हैं। तो पहला चालान जो होता है मुकम्मल चालान, इस चालान में बाकायदा तौर पर यह बता दिया जाता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये चीज सामने आई है और खाना नंबर 1, 2, 3 जितने भी खाने उसमें होते हैं उन तमाम खानों को पुर करके अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर ली जाती है। इस मुकम्मल चालान में जो आईओ जो होता है वो क्या करता है कि बता देता है कि मेरे ख्याल में मेरी इन्वेस्टिगेशन ये कहती है, मेरे पॉइंट्स ये हैं कि ये बंदा गुनाहगार है और इसके अंदर ये जो चीजें इसमें बरामद हुई हमारी इन्वेस्टिगेशन में, तो वो सारी कैफियत लिख देता है। अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन में वो गैर जो भी चीजें लिखी गई हैं वो गुनाहगार नहीं है तो वो चीजें भी इसमें मेंशन कर दी जाती हैं कि ये मुल्ज़म नहीं है, इसका इस केस से वास्ता ही नहीं है। तो चालान जो होता है इस किस्म के चालान को मुकम्मल चालान कहते हैं, जबकि आईओ अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर लेता है। उसके बाद आता है नामुकम्मल चालान। ये वो चालान होता है जो कि अभी इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो चल रही होती है, क्योंकि आमतौर पर इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो आपने जो आईओ जो होता है इसने 14 दिन के अंदर मुकम्मल करनी होती है। जब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल वो नहीं कर पाता तो वो क्या करता है कि 14 दिन से ज्यादा 3 दिन एक्स्ट्रा जो है वो अदालत से मांगता है।
जब अदालत उसे 3 दिन एक्स्ट्रा देती है, टोटल 17 डेज में वो अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करता है। अगर फिर भी नहीं होती तो वो फिर नामुकम्मल चालान ही जमा करवा देता है। अक्सर औकात डीएनए रिपोर्ट्स जो होती हैं वो बड़ी लेट आती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में चंद ऐसी लेबोरेटरीज हैं जो डीएनए की रिपोर्ट्स जारी करती हैं। इसके अलावा मेडिकल्स हैं, उसमें बनाने में काफ़ी दुश्वारियां होती हैं। अगर कोई मेडिकल चैलेंज हुआ है तो वो उसमें बड़े मसाइल हैं। तो इस तरह बहुत सारे चीज़ें जो होती हैं वो रह जाती हैं, तो फिर इस तरह नामुकम्मल चालान जो होता है वो जमा करवा दिया जाता है। जब वो चीज़ें आती हैं तो दोबारा फिर इसमें शामिल कर ली जाती हैं। तो नामुकम्मल और मुकम्मल चालान। तीसरी किस्म जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो है ततीमा चालान। ततीमा चालान मतलब ऐसा चालान होता है जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान चालान जो है वो अदालत में जमा तो करवा दी जाता है, मगर जो है कि कुछ चीजें जो है वो सामने नहीं आती। तब जब बाद में वो इन्वेस्टिगेशन होती है, दोबारा फिर वो इन्वेस्टिगेशन अगर होती है तो उसमें अगर कोई चीज सामने आती है या उनको बाद में कुछ चीजें सामने आई हैं तो कुछ याद आ गई या इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो चीजें लिखना भूल गया, तो वो कोई जब नई चीज ऐड करते हैं ना, कोई नई चीज उसमें ऐड करके जब अदालत में दोबारा उसको पेश किया जाता है तो उसे कहते हैं ततीमा चालान, या कह सकते हैं सप्लीमेंट्री चालान भी इसे कहते हैं। तो इस किस्म का चालान जो होता है वो बाद में पेश किया जा सकता है। इसको ततीमा चालान या सप्लीमेंट्री चालान का नाम दिया जाता है। इसके बाद जो है वो एक रिपोर्ट बनती है जिसे अखराज रिपोर्ट कहते हैं। अक्सर औकात ना ततीमा चालान पेश किया जाता है, ना मुकम्मल चालान, ना नामुकम्मल चालान। एक अलग चौथी टाइप ही पेश कर दी जाती है जिसे कहते हैं अखराज रिपोर्ट। अब अखराज रिपोर्ट क्यों बनाई जाती है? जब इन्वेस्टिगेशन आईओ जो होता है वो इन्वेस्टिगेशन करता है, इन्वेस्टिगेशन के 14 डेज या 17 डेज गुजारने के बाद उसको पता चलता है कि जनाब इस बंदे का इस मामले के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है, ये बंदा जो है वो उस वक्त यहाँ मौजूद नहीं था, या इसकी इन्वॉल्वमेंट इस केस से नहीं है, या किसी भी गलत इनका जो है मुकदमा जो इन्होंने कहीं और बंदे को गिरफ्तार करवाना था, गलती से इस बंदे को कर बैठे हैं। तो इस तरह के मामलात जब दरपेश होते हैं तो इस तरह अखराज रिपोर्ट पुलिस बनाती है। तो उसमें मुकम्मल, नामुकम्मल और ततीमा चालान नहीं आते, बल्कि डायरेक्ट अखराज रिपोर्ट बना दी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब अखराज रिपोर्ट बन गई तो अदालत जो होगी वो फौरन उस बंदे को फारिग कर देगी। ऐसा नहीं होता। अदालत जो होती है वो अक्सर औकात जो होती है अखराज रिपोर्ट को कैंसिल भी कर सकती है और करती भी है। वो कहती है जी आप इन्वेस्टिगेशन दोबारा करें। तो इस हवाले से ये चीज ये काबिल गौर है कि जब पुलिस वाला किसी बंदे को गुनाहगार या बेगुनाह लिखता है तो इसकी कोई वर्थ नहीं है। अदालत अपना प्रोसेस पूरा करती है, फैक्ट्स को देखती है। तो इस तरह अखराज रिपोर्ट जो होती है वो किसी भी बंदे के बेगुनाह होने या कोई ऐसा केस उन्होंने यहाँ पर एफआईआर करवा दी है जो कि कोगनाइजेबल ऑफेंस नहीं है, वो इस जिम्रे में नहीं आता। तो जब ऐसे केसेस जो सिविल नेचर के हों तो वो कोगनाइजेबल ऑफेंस में ना आते हों तो ऐसे केसेस की अखराज रिपोर्ट तैयार कर दी जाती है। तो जज साहब उसको देखते हैं और देखने के बाद जो है वो उस अखराज रिपोर्ट के जरिए उस बंदे को फौरी रिहा करने का हुक्म जारी करते हैं। तो अगर अखराज रिपोर्ट में कोई मसला आ रहा है तो वो अखराज रिपोर्ट बनती नहीं है। पुलिस वालों की आप हरकत और सकनात को अच्छी तरह जानते हैं कि अगर वो किसी बंदे को बेगुनाह लिखती है या किसी बंदे को कहती है ये इसका मामले के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो इस तरह उसकी अखराज रिपोर्ट जब बनाई जाती है तो अखराज रिपोर्ट को जज साहब जो है बगौर उसका मुताला करते हैं और उसके बाद वो बताते हैं कि क्या इसकी अखराज रिपोर्ट बननी चाहिए या इसको मजीद इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो अखराज रिपोर्ट को जज साहब की जुरिस्डिक्शन में वो चीज आती है कि वो उसको खारिज कर देते हैं, वो उसको खारिज करके दोबारा फिर इन्वेस्टिगेशन का हुक्म जारी कर सकते हैं। तो ये एक क्लियर कट बात है कि भी पुलिस वालों की जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है अदालत इस पर इन्हिसार नहीं करती। इसके बाद आ जाते हैं कि ये किस कानून के तहत पेश किया जाता है और आगे जो प्रोसेस है वो किस तरह चलता है। ये ज़ाब्ता फौजदारी की जो ज़ेर दफा 170 और 173 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत इसको मुरतब किया जाता है। मतलब सीआरपीसी के सेक्शन 173 और 170 के मुताबिक इसको मुरतब किया जाता है। इस रिपोर्ट मतलब इस चालान को ज़ेर दफा 190 के तहत मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाता है और मुलज़म की तलबी के बाद मुकदमे की कार्रवाई का आगाज होता है। जब ये चीजें हो जाती है तो फिर बाकायदा एक प्रोसेस चलता है।
उसमें दफा 30 के तहत मतलब 30 सेक्शन के तहत ज़ाब्ता फौजदारी के तहत मजिस्ट्रेट की अदालत में तमाम चालान जो होते हैं वो पहुंच जाते हैं और उस पर कार्रवाई का आगाज हो जाता है। उसके बाद अगर देखें तो चालान एक किस्म की तफ्तीश होती है जिसको मुकम्मल किया जाता है और वो अपनी तफ्तीश में वो तमाम फैक्ट्स, वो तमाम चीजें, वो तमाम हकाइक बयान करने की कोशिश करता है जो उसकी नजर से गुजरते हैं। ये नहीं वो अपने पास से कोई ऐसी चीज नहीं लिखता जिसका इस केस के साथ कोई ताल्लुक ना हो या उसकी अलफ बे उसके साथ मिलती ही ना हो, ऐसे ही आप उसमें कुछ अपनी तरफ से लिखना शुरू कर दें। तो ऐसा कोई भी चीज उसमें जो है वो गैर जरूरी नहीं लिखी जाती ताकि इसमें अदालत जो है वो गुमराह ना हो। इसके अलावा पुलिस जो है वो क्या करती है कि किसी भी बंदे को पुलिस गुनाहगार भी लिख सकती है, पुलिस गुनाहगार भी लिख सकती है। पुलिस जो है वो ततीमा जो है वो चालान भी जमा करवा सकती है। उसकी अथॉरिटी है पुलिस आईओ की जो है वो पावर्स है कि वो क्या करता है कि वो कोई भी इन्वेस्टिगेशन करके वो अपना चालान जमा करवा सकता है, मगर एक अदालत इसकी राय को खत्मी राय नहीं समझती। वो क्या करती है कि बाकायदा तौर पर आज़दाना तौर पर जो है वो शहादतों से अपनी राय कायम करती है। वो सिर्फ ये नहीं देखती कि इन्वेस्टिगेशन में जो है आईओ ने उसको मुलज़म बना दिया है, उसको बाकायदा तौर पर उस पर ये इल्ज़ाम साबित कर दिए हैं या उसको मुजरम बना दिया है, तो उस हवाले से वो सिर्फ इस पर इन्हिसार नहीं करती, क्योंकि उनको भी पता है कि ये मामला जो होते हैं जो मिल मिला के भी किए जा सकते हैं, किसी की खराज रिपोर्ट भी ये तैयार कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मगर अदालत जो होती है वो शहादतों पर नहीं निसार करती है, इसको देखती जरूर है, इसकी इन्वेस्टिगेशन को चेक लाजमी करती है, मगर शहादतों का बगौर मुताला करने के बाद शहादतें होती हैं, उसके बाद फैसला किया जाता है। और इन मतलब चालान फौजदारी मुकदमात में कार्रवाई का आगाज होता है, मगर ये एक हतमी रिपोर्ट नहीं होती, तो जिसके बाद मुलज़म को पर फर्द जुर्म आयद कर दी जाती है। इस तरह एक बाकायदा तौर पर ये प्रोसेस चलता है और चालान की इसमें बाकायदा अहमियत है। ये नहीं कह सकते कि आप इस चीज से जो है वो आप नहीं भाग सकते कि जी पुलिस वाले ने जो लिखा है वो गलत ही होगा। सारे पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते और तमाम जो इन्वेस्टिगेशन जो होती हैं वो गलत भी नहीं हो सकती और तमाम सही भी नहीं हो सकती। ये अदालतों का काम होता है कि वो जो चालान 170 और 173 के मुताबिक जो उनको पेश किया गया है कि क्या वो सही है, क्या वो गलत है, इस चीज की तस्दीक जो है वो अदालत करती है, ना कि कोई और जो है आईओ जो है वो इसको देखे और कहे फैक्ट्स लिख दे। ये फैक्ट्स नहीं हो सकते और फैक्ट्स हो भी सकते हैं, ये सिर्फ अदालत इस चीज पर इन्हिसार करती भी है और नहीं भी करती। अक्सर औक़ात इन चीजों की अहमियत तो जरूर होती है क्योंकि ये बाकायदा तौर पर हमारे ट्रायल का हिस्सा होते हैं, तो पुलिस चालान की वैल्यू होती है जिसके मुताबिक जो है वो अदालत उस चीज को देखती है फिर फैसला करती है। अक्सर औक़ात वो इन चीज़ों को जो है वो डिनाई भी कर देती है इन चीज़ों से और अक्सर औक़ात इन चीज़ों को वो मद्देनजर भी रखती है। तो चालान की पुलिस चालान की अहमियत ज़रूर होती है। तो उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर से आपको इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपका इस लेक्चर के हवाले से या किसी भी टॉपिक के हवाले से कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।